आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। 2010 में मुंबई के अदारे नेहरू सेंटर ने एक अफसानी नशिस्त के सिलसिले का आगाज़ किया था। ऐसी एक नशिस्त में अनवर कमर साहब और साजिद रशीद साहब ने अपने अपने अफसाने सुनाए थे, जिस पर वहाँ मौजूद सामईन ने अपनी अपनी राय का इजहार किया था। उसी सामईन में मौजूद हमारे खैरख्वाह जनाब महराज जैदी साहब ने अपने ज़ाती कैमरे पर इस अफसाने को रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो हमें उन्हीं की दौलत से हासिल हुआ है, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एक मुदस्सर के हिकायत अफसाना 2006 में हुए मुंबई के लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट पर मुबनी है। यह अफसाना साजिद रशीद के बेहतरीन अफसानों में से एक है। आइए आज उन्हीं की ज़बानी उनका अफसाना एक मुदस्सर के हिकायत सुने। मुलाहिज़ा कीजिए। में काम करने वाली औरतें अपने कंधों पर टंगे पर्स बैग का बोझ संभाले धक्के खाती और धक्के देती लेडीज कंपार्टमेंट की तरफ भाग रही थी। गोया ये आखिरी ट्रेन हो। वो सुबह ही से मसरूफ था और वो इस वक्त काफी थक गया था। बस अपनी मतलूबा ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठकर सारे दिन की ही नहीं, जिंदगी भर की थकन उतारना चाहता था। फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल होते ही उसकी नजर एक खाली सीट पर पड़ी। वो बैग को संभालता हुआ सीट की तरफ बढ़ा ही था कि कानों में हेडफोन लगाए MP3 सुनने में मगन नौजवान ने लपक कर उस पर कब्जा कर लिया। उसने हकारत से उसकी तरफ देखा और सोचा, बैठ ले, आखिर कितनी देर बैठेगा इसी में। अब तमाम सीटें भर चुकी थी। उसने आगे बढ़कर अपने बैग को उचक कर सामान रखने वाले रैक पर रख दिया और राहदारी में आकर सर पर झूलते हैंडल को पकड़कर खड़ा हो गया। ट्रेन हल्के से झटके के साथ चल पड़ी। ट्रेन की रफ्तार के साथ उसकी दिल की धड़कन ने भी रफ्तार पकड़ ली। धड़धड़ धड़धड़ चन्नी रोड, ग्रांट रोड, धड़धड़ 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 बम्बई सेंट्रल, महालक्ष्मी, दादर, धड़धड़ धड़धड़ लोकल ट्रेन दौड़ रही थी। लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे और डब्बे में भरी मुर्गियों की तरह भरते जा रहे थे। उसके बावजूद उनके दरमियान ताश की बाजी या गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये रोजाना के मुसाफिर थे जो एक मखसूस लोकल ट्रेन में एक ही डब्बे में 1.5-2 घंटे की मसाफत की बोरियत को कम करने के लिए ताश खेलते या हंसी मजाक करते। बांद्रा स्टेशन गुजर चुका था। भीड़ ने उसे ढकेल कर 2 सीटों के दरमियान की जगह में ला खड़ा किया। अब वो उस रैक के काफी करीब खड़ा था जिस पर दूसरे सामानों के साथ उसका सुर्ख बैग भी रखा हुआ था। दफतन सेल फोन बज उठा। उसने फोन को कान से लगाया और ट्रेन और मुसाफिरों के शोर में चीख चीख कर कुछ कहा और घड़ी में वक्त को देखकर कॉल को मुनक़ता कर दिया। उसने डब्बे का जायजा लिया। उसकी नजरें खिड़की वाली सीट पर बैठे थुलथुल जिस्म वाले आदमी पर ठहर गई जो गुटखा चबाते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। धड़धड़ धड़धड़ सांता क्रूज गुजर रहा था। अगला स्टेशन अंधेरी था। उसने जल्दी से घड़ी देखी और सेल फोन पर नंबर मिला ही रहा था कि उसके दिमाग में बहुत जोर का धमाका हुआ। डब्बे में बैठे और खड़े लोग किसी फोटो फ्रेम की तरह 2-3 बार घूम गए। उसका जिस्म पूरी कुव्वत से उछलकर फर्श पर गिरने तक गोश्त के छोटे बड़े लोथड़ों की शक्ल में बिखर गया था और जिस्म से जुदा सर किसी गेंद की तरह छत से टकराकर लहू के छींटे उड़ाता हुआ लोहे के फर्श पर गिरा, उछला और लुढ़कता हुआ एक सीट के ढांचे के पाए से टकराकर हल्के से इर्तियाज के बाद थम गया था। पेट किसी गुब्बारे की तरह एकदम से फूलकर फट पड़ा था और फिर एक बहुत लंबी सीटी बजी थी, जैसे प्रेशर कुकर से भाप खारिज हो रही हो। मिनट के 1000वें सेकंड में उसकी आंखों में दिमाग ने इस मंजर को मुंतकिल किया। मिनट के 1000वें सेकंड में उसकी आंखों ने दिमाग में इस मंजर को मुंतकिल किया। लोहे की मजबूत चादर की छत ऐसे उधड़ गई थी जैसे उस पर कोई अजीमुल जुस्सा फौलादी खूंसा पूरी कुव्वत से पड़ा हो। छत पर टंगे पंखे टेढ़े होकर वायरों से लटक गए थे। खिड़की की जगह बहुत बड़ा दरवाजा सा बन गया था। करीबी खून में सना हुआ जूता पड़ा था। एक जेबी पर्स खुला पड़ा था जिसमें से कुछ नोट और पोनी टेल वाली एक मुस्कुराती बच्ची झांक रही थी, जिसकी पेशानी और होंठों पर खून के छींटे जम गए थे। कुछ फासले पर एक मुट्ठी खुली पड़ी थी जिसमें गुटके का फटा हुआ पाउच दबा हुआ था। MP3 सुनने वाले नौजवान के कानों से खून बहकर जबड़ों तक आ गया था और वो फैली हुई आंखों से खला में घूर रहा था। पेट के नीचे खून में लथपथ आंतों के अलावा कुछ नहीं था। दहशत, सदमे और वहशत भरी चीखें
दायरा बनाती हुई गूंज रही थी, फैलती जा रही थी। चप्पलों, सैंडलों और भारी बूटों वाले पैर खून के थक्कों को रौंदते हुए, कटे फटे जिस्मों को लांघते हुए लोहे के गंदे फर्श पर चल रहे थे। बेशुमार बाजू बड़ी फुर्ती से चीथड़ा चीथड़ा जिस्मों को, कटे फुटे आज़ा को, लाशों को स्ट्रेचर और इंसानी गोश्त के लोथड़ों को चादरों में समेट रहे थे। फटी फटी मुंजमद आंखों ने ये सारा मंजर देखा और सेकंड के हजारवें लम्हे में उसके मुर्दा होठों पर एक इत्मीनान बख्श सर्द मुस्कुराहट खिंच गई, जो किसी गैर यकीनी काम को अंजाम देने के बाद मसरत से चेहरे पर आ जाती थी। लावारिस सर का मामला, सड़ते इंसानी गोश्त और खून की बदबू थी जो इस बेहद दबीज तारीकी में दम घूंट देने वाली गैस की तरह भरी हुई थी। खून को मुंजमद कर देने वाले इस सर्द अंधेरे के भीतर वक्त भी जैसे मुंजमद हो गया था। यह अंधेरा कब्र की तारीकी की तरह खौफनाक था। उसने वक्त का मीज़ान लगाना चाहा। शायद वो सैकड़ों हजारों बरसों से कब्र की तारीकी में यौम हिसाब का मुंतज़िर था। घरघराहट के साथ घुप अंधेरे में मुस्ततिल दूधिया रोशनी हो गई। उसने महसूस किया कि यौम एहतिसाब आ पहुंचा है। कुछ खाकी वर्दी पोश सामने खड़े दिखाई दिए। उनके हाथों पर सफ़ेद दस्ताने चढ़े हुए थे और मुंह पर रुमाल बंधे थे। वर्दी और कैप से अक्सर मालूम होने वाले पुख्ता उम्र के आदमी ने रीमलेस ऐनक पहन रखी थी। वेरी स्ट्रेंज। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इंस्पेक्टर जवान, किसी ने अब तक क्लेम नहीं किया। ऐनक वाले अफसर ने हाथ बढ़ाकर उसे छूते हुए कहा। इसकी उंगलियों की गिरफ्त लोहे के शिकंजे की तरह मजबूत थी। वो गौर से उस मुर्दा सर को देख रहा था जो 3 हफ्तों से 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर महफूज रखने के कीमियावी अमल की वजह से सूझकर आम सरों से कुछ बड़ा हो गया था। उसके जिस्म के प्रक्षे इस तरह उड़ गए थे कि सर के अलावा बदन का कोई अज़्व सलामत नहीं बचा था। जिस्म से अलहदा होते ही भेजे में से सारा खून बह जाने की वजह से उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। उसकी दोनों साकित आंखें खुली हुई थी जो बिल्कुल सफ़ेद थी। जबड़ा टूट कर टेढ़ा हो गया था। फूली हुई खफीफ सी तिरछी नाक, मोटे होंठ और कुशादा पेशानी वाले इस मुर्दा चेहरे के ऊपरी होंठ के गोशे पर किसी पुराने जख्म का एक गहरा निशान था। कितनी डेड बॉडीज होंगी चौहान? ऐनक वाले अफसर ने पूछा। अब इस कटे हुए सर के अलावा सिर्फ एक अनक्लेम्ड बॉडी रह गई है सर, बाकी सब के वारिस आकर ले गए। इंस्पेक्टर जवान ने जवाब दिया। मरने वालों के वारिस को गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऐनक वाले अफसर ने उस पर नजरें जमाते हुए कहा। इसके बाद तो किसी को क्लेम करना चाहिए था। सर, एक औरत अपने लंगड़े पति को तलाश कर रही है। वो रोज सुबह अपने बेटे को गोद में लेकर पहुंच जाती है। इस खोपड़ी को दिखाया था उसको? हाँ, वो बता रही थी कि उसका पति काला था, ये तो गोरा रहा होगा। मैंने इसको वो इकलौती अनक्लेम बॉडी भी दिखाई थी, लेकिन उसका पूरा शरीर इतनी बुरी तरह जल गया है कि वो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है सर। जब तक इस सर की शिनाख्त नहीं हो जाती, हमें इसको सुरक्षित रखना होगा। सर, मैंने एक अजीब बात नोट की है। इंस्पेक्टर चौहान ने कुछ झिझकते हुए कहा। कहो। पुलिस अफसर ने ऐनक के पीछे से अपने सबॉर्डिनेट को गौर से देखा। सर, इसे गौर से देखिए। उसने मुर्दा सर के जर्द चेहरे को गौर से देखते कहा। सर, ऐसा लगता है जैसे ये आखिरी क्षणों में मुस्कुरा रहा था। अफसर ने पहले तो अपने नौजवान मातहत इंस्पेक्टर को देखा, जिसे वो सर अब भी मुस्कुराता हुआ लग रहा था। पुलिस अफसर ने गौर से मुर्दा सर को देखा। उसके होंठ नीमुआ थे, दांत पीछे हुए थे जिन पर खून जमकर सिया हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसके होंठ अपनी फितरी साख्त से कुछ ज्यादा खिंच गए हैं, जिसे इंस्पेक्टर चौहान मुस्कुराहट समझ रहा है। व्हाट रबिश! ऐनक वाले अफसर ने सर झटक कर कहा। मरने वाला आखिरी क्षणों में भी कभी मुस्कुरा सकता है? मैं पहली बार सुन रहा हूं। नॉनसेंस। हर लम्हा जिंदगी, हर सांस में मौत। वो कानपुर के एक देहात का बाशिंदा था। बचपन में ही वालिदैन गुजर गए थे। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटा था। बड़े भाई साहब उम्र में 14-15 साल पड़े थे और एक शुगर मिल में अकाउंटेंट की हैसियत से पिछले साल रिटायर हुए थे। घर की किफालत उन्होंने ही की थी। खानदान में उनका दर्जा वालिद की तरह इसलिए भी था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए शादी काफ़ी ताखीर से की थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। वो अपने भाई बहनों को अपनी औलाद मानते थे और भाभी की मोहब्बत भी कुछ कम ना थी। वो बचपन ही से ज़हीन था, लिहाजा उसकी जहानत को देखते हुए भाई साहब ने उसे कानपुर IIT में दाखिला दिलवा दिया था।
जहाँ से उसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टॉप किया था और मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल करने में उसे कोई खासी दुश्वारी नहीं हुई थी। उसकी इस तरक्की से भाई साहब बेहद खुश थे और जब भी उनसे फ़ोन पर बातें होती वो उसे ईमानदारी और मेहनत से काम करने की नसीहत करते। वो अपनी मिसाल ज़रूर देते कि किस तरह उन्होंने अनथक मेहनत और ईमानदारी से फैक्ट्री में मैनेजमेंट का एतमाद हासिल कर रखा है। भाभी से जब बात होती तो उसे शहर की फजूलियात से दूर रहने की तलकीन करती और उससे ये पूछना कभी ना भूलती कि क्या उसने कोई लड़की पसंद कर ली है। जॉब पर कंफर्म होने के बाद उसे लगा था कि भाई साहब ने उसे अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी देकर जिन उम्मीदों के साथ आला तालीम दिलाई है वो उन पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। वो भाई साहब की नसीहत के मुताबिक मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक शख्स किसी हादसे की तरह दाखिल हुआ और ज़िंदगी के माने ही बदल गए। ख्वाबनाक आँखों और गोरी रंगत वाले उस आदमी पर भूरी झबरी धाड़ी खूब फबती थी। उसके दराज कद पर घुटनों तक लंबा कमीज नुमा कुर्ता और टखनों से ऊंची शलवार उसकी शख्सियत को कुछ तीखा बनाती थी। उसने मकसद हयात और मौत की कदर कीमत पर इतने सारे सवालात खड़े कर दिए थे कि उसे अपने वजूद में वही तब्दीली महसूस हुई थी जो ज़लज़ले के झटके के बाद मुतासरा ज़मीन ही नहीं पूरी आबादी में आ जाती है। दोस्तों की एक महफिल में उससे मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में उसने महसूस किया था कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देर तक देखना मुमकिन ना था। उसकी शख्सियत का सबसे बड़ा वस्फ यह था कि वो बेहद तुरस्त और तल्ख बात भी बहुत पुरसुकून धीमे लहजे में कहता था। बहस के दौरान उसकी आवाज़ कभी बुलंद नहीं होती थी और ना ही गुस्सा जाहिर होता था। किसी अजीम मकसद के हुसूल से आ रही ज़िंदगी और किसी अजीम मकसद की तकमील से लाताल्लुक़ मौत सिर्फ जानवरों का मुकद्दर है। ऐसे जानवर इंसानों के जोन में भी रहते हैं। इंसान के जोन में इंसान बनकर रहने की सबसे पहली शर्त है कि अपनी कौम को एक कुंबा समझो, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ देने के लिए जान देने और जान लेने से भी गुरेज मत करो। क्या आप पर भी कभी ऐसा वक्त आया? किसी ने उससे पूछा था। उसने पहले तो बहुत गौर से सवाल करने वाले को देखा और फिर उसने अपने दाएं पैर को लंबा करके अपने पायजामे के पायचे को घुटनों तक खींच दिया और सब हैरत से उसके पैर को देखते रह गए। घुटने से नीचे स्टील और फाइबर का बना हुआ एक बेजान पैर था। सभी को हैरत हुई थी कि उसकी चाल से कभी नहीं पता चलता था कि उसका निस्फ पैर कटा हुआ है। उसने एक सिगरेट सुलगाई और रॉकमैन के अमरीकी धुएं की महक कमरे में भर गई थी। मैं हर एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे को नई जिंदगी मानता हूँ, यानी मैं अपनी हर सांस में मौत को महसूस करता हूँ, इसलिए मौत को गले लगाने के लिए हर लम्हा तैयार रहता हूँ। याद रखो, मौत से सिर्फ बुज़दिल डरते हैं। वो मबहूत सा उस खूबसूरत चेहरे और बुलंद हौसले वाले आदमी को देखता रह गया। क्या शय है जो तुम्हारे लिए जिंदगी को बहुत कीमती बनाती है? उसने बेहद मीठी मुस्कुराहट के साथ सबके चेहरों को बारी बारी देखते हुए पूछा था। फिर कुछ तवक्कुफ से खुद ही बोला, माली आसूदगी, जिनसी तलज़्ज़ुज़, खूनी रिश्ते, है ना? ये तमाम चीज़ें एक साथ कभी किसी आदमी को हासिल नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो इनका वक्फा कितना होता है? 5, 25 या 50 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं। दुनियावी रिश्ते फरेब हैं। रिश्तेदार जिंदगी में मोहब्बत का दम भरते और मौत के बाद फरामोश कर देते हैं। कोई किसी के लिए जीता है ना मरता है, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें उस ज़िंदगी को जो भी कभी ख़त्म ना होगी, जिसमें वक्त का कोई तसव्वुर ही ना होगा और जिसमें माल और जिन्स की ऐसी फरी और फरावानी होगी कि पुरजोश जवानी जिसमें ठहर जाएगी और तलज़्ज़ुज़ का एक लम्हा सदियों पर मुहित हो जाएगा। उम्र का एक सेकंड सैकड़ों साल पर फैल जाएगा और ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बताएं, ये चंद बरसों की ज़िंदगी अहम है या वो ज़िंदगी जिसकी उम्र लामहदूद है? वो कह रहा था और सबों की आंखों में चमक थी जो ज़िंदगी से मावरा ज़िंदगी के तस्वुर ने पैदा कर दी थी। क्या जुल्म को बर्दाश्त करना जालिम को कुव्वत देना नहीं है? क्या यह बदतरीन बुज़दिली नहीं है? क्या हमें नहीं कहा गया है कि जियो तो गाजी की तरह और मरो तो शहीद की तरह? उसने ठहर कर एक एक चेहरे का जायजा लेने के बाद कहा, बज़ोर कुव्वत मजलूम का दिफा जालिम की फिना है। ये इंतकाम नहीं, हुसूल इंसाफ है। वो धीमे लहजे में रवानी के साथ बोल रहा था, लेकिन उसका चेहरा गर्म तांबे की तरह तमतमा उठा था। उसके हर लफ्ज़ में बेशुमार नेज़े थे
جو اس کے دماغ کے ایک ایک خلیے میں پیوست ہو گئے تھے، اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ وہ بے شمار انسانوں کی طرح ایک بے مقصد زندگی کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، جس کے مرکز میں صرف اس کا اپنا خاندان ہے، جبکہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود اس کی قوم کا ہر فرد اس کے وسیع ترین کنبے کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ اخبار یا نیوز چینل کھولتا تو روتے سسکتے بچے، ماتم کناں عورتیں اور زخموں سے چور خوفزدہ مرد اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ رات میں جب وہ کمپیوٹر پر نیٹ سرفنگ کرتا تو دنیا کے پتہ نہیں کن کن گوشوں سے دریدہ جسموں اور مجروح روحوں والے ہیولے کمپیوٹر کے اسکرین سے نکل کر اس کے اطراف میں دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے، بس خاموش اور سوالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے۔ ان کی آنکھوں میں اتنی بے بسی ہوتی کہ وہ گھبرا کر آنکھیں بند کر لیتا، تب وہ رونے لگتا، دبی دبی ہچکیوں کی دردناک آوازوں سے اس طرح روتے وہ سارے مل کر کے اس کا رواں تھرا ہوتا۔ اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کیا، جس نے سارا ماجرا سننے کے بعد اسے سمجھایا کہ وہ جن ہیولوں کو دیکھتا ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ اس کے تخیل کا عکس ہے، جسے ہیلوزینیشن کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی بھی غمناک واقعے یا سانحے پر زیادہ دیر غور نہ کرے۔ وہ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے چند ٹرینکولائزر ڈاکٹر نے تجویز کی۔ وہ جب تک ٹرینکولائزرز لیتا اسے کسی قسم کا کوئی ہیلوزینیشن نہیں ہوتا، لیکن جس روز دوا لینے میں غفلت ہو جاتی، وہی لہو لہان ہیولے پھر اس کے کمپیوٹر سے نکل کر اس کے سامنے سوالی نظروں سے آ کر کھڑے ہو جاتے اور پوچھتے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ پھر دبی دبی آواز میں وہ رونے لگتے۔ رفتہ رفتہ ان کی آہ بکا سے کمرے کے در و دیوار احساس جرم کے مارے کسی شخص کی طرح لرزنے لگتے۔ بچے کی مٹھی میں روپیہ، سو سال پرانی پولیس کمشنریٹ کی کالے پتھروں سے بنی عمارت کی پہلی منزل پر واقع ATS اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے دفتر میں ایک دبلی سانولی عورت اپنی گود میں ایک سرمے رلیانے والے بچے کو چپ کراتی کھڑی۔ عورت کے بشرے سے لگتا تھا جیسے اس نے کئی دنوں سے بالوں میں تیل یا کنگھا نہیں کیا ہے، البتہ اس کے ماتھے کی گول بندی اور مانگ کا سندور ضرور تازہ تھا۔ دفتر کے سپاہی نے 3 گھنٹے کے درمیان شاید 20 بار اس سے کہا تھا کہ وہ چلی جائے، صاحب باہر جانچ پر گئے ہوئے ہیں، آنے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ عورت چپ چاپ سن لیتی، نہ کوئی جواب دیتی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلتی۔ کچھ ہی دیر بعد انسپکٹر چوہان کالا چشمہ پہنے تیز قدموں سے راہداری عبور کر کے اپنے دفتر کے سامنے پہنچا تو اس عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پھر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ انسپکٹر کے پیچھے پیچھے کالا کلوٹا ادھیڑ عمر کا آدمی بھی اسی کیبن میں داخل ہو گیا۔ اس کا جبڑا پان اور سپاری کے چبانے کی مشقت میں متواتر ہل رہا تھا۔ عورت پر امید نظروں سے ان کے پیچھے ہلتے خودکار دروازے کو دیکھتی رہی۔ باہر کی ہوا کیا بولتی ہے کالا بابو؟ انسپکٹر چوہان نے سگریٹ سلگا کر پیکٹ اس آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم سناٹا ہے صاحب۔ کالا بابو نے بھی سگریٹ سلگا دی۔ آنکھ اور کان کھلے رکھو، 3 ہفتے ہو رہے ہیں، اوپر سے بہت پریشر آ رہا ہے، کہہ کر انسپکٹر نے گھنٹی بجا کر سپاہی کو طلب کر کے باہر کھڑی عورت کو اندر بیچنے کے لیے کہا۔ بچے کو کمر پر لیا عورت کیبن میں داخل ہوئی۔ بچہ اب بھی ری کیا جا رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا تمہارے پتی کا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ یہ تو آپ بتائیں گے حضور، عورت نے لجاجت سے کہا۔ دیکھو، ایک ہی جلا ہوا مردہ رہ گیا ہے جو تم کو دکھا دیا تھا۔ تم بولتی ہو کہ تمہارا پتی لنگڑا تھا اور کالا بھی تھا، وہ لاوارث سر بھی تمہارے پتی کا نہیں ہے۔ انسپکٹر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا پتی بلاسٹ میں نہیں ایسا مت بولو صاحب۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رو پڑی۔ ناشتہ کیا؟ انسپکٹر نے عورت سے پوچھا۔ وہ چپ انسپکٹر کے چہرے کو تکتی تھی۔ چائے بسکٹ لو گی؟ نہیں صاحب، کچھ نہیں، میرا پتی۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انسپکٹر نے کالا چشمہ نکال کر میز پر رکھا اور ایک فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ کالا بابو غور سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ چپ ہو جا کہہ کر اس نے عورت سے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ اس کا شوہر اندھیری اسٹیشن پر چین کی بنی ہوئی سستی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ دھماکے کے بعد سے وہ گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کی بوڑھی بہری ماں روز اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ اسے سمجھانا اور چپ کرانا محال ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل بھی سن نہیں سکتی، وہ بہری بھی۔ راشن کارڈ ہے تمہارے پاس؟ کالا بابو نے اس کی رو رو کر سرخ ہو جانے والی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہے نا بھیا؟ سرکار نے کل ملا کر 5 لاکھ روپے معاوضے میں دینے کا اعلان کیا ہے نا؟ اگر تمہارے آدمی کا کچھ پتہ چلتا ہے تو تم کو بھی پیسہ
नहीं भैया नहीं, हमको हमारा आदमी चाहिए, पैसा नहीं। उसकी हिचकियां बन गई। माँ को रोता देखकर बच्चा भी रोने लगा। इंस्पेक्टर ने फाइल पर से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और फिर फाइल में झांकने लगा। बाबू बहुत देर तक औरत को हकीकत से सामना करने के लिए तैयार करता रहा। वो हिचक हिचक कर बस रोती रही। 2 रोज के बाद आना, इंस्पेक्टर ने फाइल पर से नजरें उठाए बगैर औरत से कहा। औरत आंखों में आंसू लिए कुछ देर खड़ी रही, फिर नमस्ते कहकर तकरीबन घिसटती हुई बाहर चली गई। काला बाबू ने इंस्पेक्टर की तरफ झुककर धीरे से कहा, मैं अभी आया साहब। और औरत के पीछे वो भी बाहर आ गया। औरत छोटे छोटे कदम उठाती लंबी राहदारी में चली जा रही थी। उसकी गोद में उसका बच्चा अब भी रोए जा रहा था। शायद वो भूखा था। काला बाबू तेज कदमों से औरत के करीब जा पहुंचा। उसे हमदर्दी बरसाती नजरों से देखते उसने जेब में से 100 रुपए का एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। औरत ने लेने से इनकार किया तो उसने नरमी से समझाया कि बच्चे के लिए दूध ले लेना, और नोट उसको बच्चे की मुट्ठी में, और उसने नोट बच्चे की मुट्ठी में थमा दिया। वो एकदम से फूट फूट कर रो पड़ी। देखो भाई, 1 महीना होने को आ गया है ना? तुम्हारे आदमी का कुछ पता नहीं है ना? मतलब वो ब्लास्ट में खत्म हो गया है ना? तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसकी परवरिश करने के लिए पैसा लगेगा, है ना? मातम करने से तो काम चलने वाला नहीं है ना? वो किसी नर्सरी टीचर की तरह एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था। मामला गर्मा गर्म है, अभी सरकार दयालु बन गई है ना? अभी जो मिलता है ले लो, टाइम निकल जाने के बाद सरकार भी भूल जाएगी, और उसके बाद जो वादा किया था वो भी, है ना? फिर चप्पल घिस जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं मिलेगा, समझी, है ना? 2 दिन के बाद अपना इरादा बताना, मैं साहब को बोल के तुम्हारा सब काम आसान करा दूंगा, है ना? काला बाबू की हैना की तकरार औरत के दिमाग और दिल के दिमाग दरमियान रफू का काम कर रही थी। वो खाली खाली नजरों से उस काले कलोटे आदमी का चेहरा तकती रही जो उस लम्हे में उसे कोई अजनबी फरिश्ता नजर आ रहा था। बच्चे ने 100 रुपए का नोट अपनी मुट्ठी में बहुत मजबूती से जकड़ रखा था। खुदा की कसम सच्ची बोलता हूं, अल्लाह गवाह, मेरे को कुछ नहीं मांगता है। काला बाबू ने उसकी नजरों की ताब ना लाकर जल्दी से कहा, काम कराने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना, वो मैं दे दूंगा। तुमको जब मुआवजा मिले मेरा ख्याल रखना, है ना? उसने बच्चे के गाल को थपथपाया जिसने अपनी मुट्ठी में 100 रुपए का नोट बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। फिर वो गुमसुम औरत को देखकर मुस्कुराया। उसके गंदे कत्थई दांत नुमाया हो गए। औरत मुस्तकबिल के अंदेशों में घिरी वहीं खड़ी रही जैसे उसके पैरों में कीलें ठुक गई हों। काला बाबू उसे सवालों और वसवसों के भंवर में धकेल कर लंबे डग भरता इंस्पेक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। अबीर, गुलाल और जाफरानी परचम। वो एक बेकाबू जमे गफीर था, हुजूम था जो चीख चीख कर नारे लगा रहा था। उनके हाथों में सैकड़ों साल पुराने जाफरानी परचम और माथे पर हजारों साल पुराना अबीर गुलाल पुता हुआ था। वो एक मटमैनी काई ज़दा बुलंदों वाला गुंबदों वाली इमारत के अतराफ में ऐसे हल्का बना रहे थे जैसे सरकश पानी का रेला किसी चट्टान की गिरफ्त फैलता है और उसे धीरे धीरे अपने अंदर समो लेता है। जुनून की कुव्वत ने खाकी वर्दियों का घेरा किसी मज़ाहमत के मुकाबला किए बगैर तोड़ दिया था और एक बार की चारों तरफ से कफ उड़ाती जाफरानी मौजें उठी थी और चट्टान की तरह कदीम इमारत रेत के भुरभुरे टीले की तरफ बैठ गई थी। अब वहाँ न कोई तारीख बाकी बची थी, न जोग्राफियाई हदबंदी थी और न कानून की बालादस्ती थी। अब सिर्फ एक बेकाबू वहशी भीड़ थी जो कानून और कुदरत की तमाम पाबंदियों को तोड़ चुकी थी। अब सिर्फ गर्दो गुबार था जो नारों की तरह फैल रहा था। सूरज की लाली खून आलूद कपड़े की तरह गहरे जाफरानी अंधेरे में खुल रही थी। अंधेरे में त्रिशूल, तलवारें, बर्छे, छुरे चमकते और खून के छींटे उड़ाते इंसानी जिस्म घुटी घुटी चीखों के साथ गिरते। औरतें बच्चे पनाह की तलाश में भागते। कोई तलवारों बर्छियों पर रख लिया जाता तो किसी कपड़े तार तार हो जाते। भूखे कुत्ते गलियों और सड़कों पर लाशों को और वहशी मर्द औरतों के नंगे बदनों को भिमोड़ रहे थे। दूर दूर तक कोई जाए पनाह थी और न कोई मुहाफिज था। टीवी सेट पर दिखाई गई सीडी खत्म हो चुकी थी। एक मातमी सुकूत तारी था। ये खामोशी किसी सदमे की वजह से थी या फिल्म के बाद जहन में उठने वाले सवालात की वजह से, वो समझ नहीं पा रहा था। उस रोज किसी ने कोई बहस नहीं की। झबरी दाढ़ी वाले के होठों में सिगरेट दबे हुए गुस्से की तरह सुलग रही थी।
उसने उनके तमतमाते चेहरों को अपनी नोकीली नज़रों से खुरचते हुए उनके दिमाग तक अपना पैगाम मुंतकिल कर दिया। इंसान के जौन में इंसान बन के रहने की सबसे पहली शर्त यह है कि अपनी कौम को एक कुंबा समझो और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिलाने के लिए जान देने और जान लेने से भी गुरेज मत करो। उस रात वो काफ़ी देर तक जागता रहा। बहुत देर तक करवटें बदलता रहने के बाद उसे नींद आ गई थी। नींद में उसने महसूस किया था कि बिस्तर में उसका जिस्म किसी से मस हो रहा है। उसने अंधेरे में टटोला, उसका हाथ किसी गीली लीजी शय से टकराया। वो घबरा कर उठ बैठा और लपक कर सिरहाने रखे साइड लैंप को रोशन कर दिया। उसे देखकर सख्त ताज्जुब हुआ कि उसने जो चादर ओढ़ रखी थी वो किसी हवले की शक्ल में उभरी हुई थी। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाया और चादर को एक झटके से उलट दिया। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकल गई। खून में लथपथ कोई शख्स अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों में दबाए करवट पड़ा, उसी के बिस्तर पर सिसक रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शदीद जख्मी हालत में उसने कांपते हुए उस अजनबी के कंधों को पकड़कर सीधा किया और उसका दिल धक से रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शदीद जख्मी हालत में उसने खुद को सामने बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। हूबहू उसी की शक्ल सूरत, उसी जैसा कदो कामत, उसी के उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान थे जैसे किसी तेज धार वाले हथियार से उस पर वार किए गए हों। वो सिसकते हुए फुसफुसा रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। वो खुद को इस हाल में देखकर खौफ से कांपने लगा। उसने देखा कि सीलिंग फैन रुक रहा है, छत गिर रही है, दीवारें ढह रही है और जमीन कपकपा रही है। सुबह उसने खुद को फर्श पर पड़ा पाया। सर में दर्द हो रहा था, आंखें जल रही थी। दफतन उसे रात का वाकया याद आ गया और वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बिस्तर पर गड़ गई और आंखें हैरत और अनजाने खौफ से उबल पड़ी। बिस्तर पर चादर बेतरतीब थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था जो रात में जख्मी हालत पर इसी बिस्तर पर पड़ा था। वो बिस्तर की सफ़ेद चादर एकदम बेदार थी। झबरी दाढ़ी वाले ने उसकी इस कैफियत को बहुत तवज्जो से सुना और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, ये ना तो कोई दिमागी खिलजान है, ना हेलोजिनेशन है और ना ही ये कोई आसेब है। ये तुम्हारी आगही है और जो मातम गुसार तुम्हें दिखाई देते हैं वो तुम्हारा ज़मीर है। तुम्हारे बिस्तर पर जो जख्मी पड़ा हुआ था वो तुम्हारी रूह है। वो मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसने लरजती आवाज़ में पूछा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम एक अजीम मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके एक नातमाम ज़िंदगी की आफाकी मसरत हासिल कर सकते हो, जिसकी इब्तिदा ही कब्र से हो जाती है, जो शहीदों के लिए गुलजार होती है। झबरी दाढ़ी वाले ने शफीक मुस्कुराहट के साथ कहा। वो जब अकीदत और एहतराम से झबरी दाढ़ी वाले से मुसाफा करके सड़क पर आया था तो उसने खुद को आज बहुत हल्का फुल्का महसूस किया था। वो अपने अंदर ज़बरदस्त किस्म की खुद एतमादी महसूस कर रहा था। उसे लगा था कि पैर ज़मीन से कुछ ऊपर उठ गए हैं। सड़क पर दौड़ती बसें, मोटरें किसी नुमाइश गाह में रखे खुदकार खिलौने की तरह मालूम हो रही थी। फुटपाथ पर चलने वाले लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेजान किरदार जैसे लग रहे थे। ऊंचे स्काई स्क्रेपर सिगरेट के खाली डब्बियों के ढेर मालूम हो रहे थे। उसने खुद को ज़िंदगी के उस अजीम मकसद के लिए तैयार कर लिया था जो मौत के बाद एक आफाकी मसरत और नातमाम ज़िंदगी अता करता है। भाई साहब और तुकाराम की माँ। एटीएस के दफ्तर में पुरानी वज़ा की पतलून कमीज में मलबूस खशखशी दाढ़ी वाले मोहम्मद आदमी को इंस्पेक्टर और उसकी बगल में बैठे 2 सब इंस्पेक्टर गहरी नजरों से घूर रहे थे, जो बार बार मुर्दा सर की तस्वीर से उस तस्वीर का मुआवजा कर रहा था जो वो अपने साथ लाया था। उसके हाथों में अनजाने खौफ और खदशे की वजह से राशा और आंखों में तजस्सुस था। ये शख्स भी कल एटीएस दफ्तर आया था। वो कल जब जीरो की तरफ जा रहा था तब उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक नोटिस बोर्ड के सामने कुछ लोग खड़े किसी नोटिस को बहुत गौर से देख रहे हैं। बोर्ड के करीब कोल्हापुरी साड़ी में एक लागर बूढ़ी औरत 6-7 साल की एक बच्ची के कंधे पर हाथ रख के खड़ी थी और रह रहकर नोटिस बोर्ड पढ़ कर रहे किसी न किसी शख्स से मराठी में किसी बात के लिए आजिज़ी करती थी, लेकिन उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। उस बुढ़िया की बेचारगी देखकर खचखची दाढ़ी वाला मोहम्मद आदमी छिटक गया था। अचानक बुढ़िया की नज़र उस पर पड़ी और लंगड़ाती हुई उसके करीब आई। उसने मराठी आमेज हिंदी में जो कुछ कहा उसका मतलब था कि वो अपने बेटे गणपत तुकाराम गायकवाड़ का नाम इस फहरिस्त में तलाश कर रही है। खचखची दाढ़ी वाला सर हिलाता हुआ उसके साथ बोर्ड तक गया। उसे ये देखकर अजीब तरह के खौफ का एहसास हुआ।
कि वो बम धमाकों के महलूकीन और जख्मियों की लंबी फहरिस्त थी। उसने अपनी कमीज की जेब में से ऐनक निकालकर पहनी और फहरिस्त को पढ़ने लगा। नंबर 1, शिवराम शांताराम मोरे 40 साल, राम बच्चन यादव 53 साल, खातून बी अंसारी 67 साल, दिलीप उल्लास जोशी 45 साल, रीटा डिसोजा 18 साल, मोहम्मद अली हैदर पठान 36 साल, वसंत जादव पवार 26 साल, तबस्सुम अयूब शेख 27 साल, बेबी शबाना मोहम्मद उस्मान 8 साल। वो धुंधलाती आंखों से पढ़ता गया। महलूकीन की फहरिस्त में 112 नंबर पर था गणपत तुकाराम गायकवाड़, उम्र 42 साल का नाम। उसने जैसे ही बूढ़ी औरत को नाम पढ़कर सुनाया, वो जोर जोर से बैन करती हुई फर्श पर बैठ गई। वो अपना मुंह पीट रही थी। उसके साथ वाली बच्ची रोती हुई उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया को विलाप करता हुआ देखकर उसका दिल भारी हो गया था। उसे एक अनजाने वहम ने जकड़ दिया था। वो वहां से वापस मुसाफिर खाना लौट आया था। आज उसने इंस्पेक्टर जवान से कल ना आने की वजह साफ साफ बताई तो उसने कहा था, हम रोज ऐसा मातम देखता है, क्या करें, आपकी तरह वापस तो नहीं जा सकता। दिल को कड़ा करके अपना ड्यूटी करते हैं। एटीएस की टीम पहले ही दोनों तस्वीरों को अपनी तफ्तीशी नजरों से देख चुकी थी। उनके सामने एक जिंदा नौजवान की मुस्कुराती तस्वीर थी जो शायद किसी शनाख्ती कार्ड के लिए खिंचवाई गई थी, और दूसरी जानिब तन से जुदा एक वरमज़दा सर की तस्वीर थी जिसके खदोखाल बिल्कुल मौजूद है। हाँ दारोगा साहब, तस्वीर बिल्कुल मेरे भाई जैसी तो नहीं है, लेकिन नाक नक्शा कुछ मिलता जुलता जरूर है। चेहरा इतना बिगड़ गया है कि पहचानना मुश्किल है। मेरी तो दुआ है कि वो मेरा भाई ना हो। कहते हुए उसकी आवाज़ कपकपा गई। हमारी भी दुआ है कि वो आपका भाई ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारी जांच टीम को शक है कि यही वो टेररिस्ट था जिसने ट्रेन में बम रखा था। लेकिन ये सिर्फ शक है, इसकी अच्छी तरह से छानबीन होगी। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उसके जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई थी और पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभर आए। छोटू दहशत पसंद मुमकिन नहीं है। उसकी तरबियत जिस माहौल में हुई उसमें तो किसी के बिगड़ने और बहकने का सवाल ही नहीं होता। वैसे भी छोटू झगड़ालू और गुस्सीला कभी नहीं था, तो किसी के बहकाने में क्या आएगा। जिस बच्चे ने कभी गुलेल से किसी चिड़िया को ना मारा, वो दहशत पसंद कैसे बन सकता है। ये पुलिस है, इनका काम ही शक करना है। इनके बारे में मशहूर है ना, वक्त पड़ने पर ये अपने बाप पर भी शक करते हैं। आपकी अपने भाई से आखिरी मुलाकात कब हुई? एक सब इंस्पेक्टर के सवाल ने उसे चौंका दिया। छोटी से मुलाकात तो 1 साल से नहीं हुई थी, लेकिन फ़ोन पर बात ज़रूर होती थी साहब। जिस रोज़ हादसा हुआ था शायद 10-15 मिनट पहले उसने फ़ोन पर उससे बात की थी। उसके लिए हमने बहुत खूबसूरत लड़की देखी, उसी के बारे में उसे फ़ोन किया था। उसने क्या कहा था फ़ोन पर? उसने कहा था कि अभी उसे कुछ बहुत ज़रूरी काम करना है, फ़िलहाल शादी के बारे में नहीं सोच सकता। कहते हुए बड़े भाई की आंखों में नमी आ गई। दारोगा साहब, क्या मैं उस सर को देख सकता हूँ? वो खुद को ये इत्मीनान दिलाने के लिए लावारिस सर को देखना चाहता था कि अपने छोटे भाई पर उसका एतमाद गलत नहीं। वाई नॉट, क्यों नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। और एक सब इंस्पेक्टर से हिरासत में लिए गए किसी मुश्तबा आदमी को दूसरी जीप में पुलिस गार्ड के साथ जजे अस्पताल के मुर्दा घर लाने की हिदायत देकर उठकर खड़ा हो गया। मोहम्मद आदमी इंस्पेक्टर के पीछे कैबिन से बाहर निकल आया और वो आंसू जो उसने इंस्पेक्टर से छुपा लिए थे, रुमाल से पोंछते हुए लकड़ी के जीनों की तरफ बढ़ गया। जब वो कांपते हुए पैरों को जमाता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जीने के करीब की दीवार पर लगे नोटिस बोर्ड के सामने कुछ लोग खड़े किसी नोटिस को बहुत गौर से पढ़ रहे थे। वही कल वाली कोल्हापुरी बुढ़िया 6-7 साल की वही बच्ची के कंधे पर हाथ रखे खड़ी है और रह रहकर नोटिस बोर्ड पढ़ रहे किसी न किसी शख्स से मराठी में किसी बात के लिए आजिज़ी कर रही है। लेकिन आज भी उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उसे लगा कि वो बुढ़िया अभी उसे देख लेगी और उसे कहेगी कि उसके बेटे गणपत राव तुकाराम गायकवाड़ का नाम भी वो इस फहरिस्त में तलाश कर दे। उसने घबरा कर अपना चेहरा फेर लिया और तेजी से इमारत के बाहर निकल आया। वो जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे वो बुढ़िया अपनी पोती के सहारे लगड़ाती उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके सेलफोन की घंटी बजी थी और देर तक बजती रही थी, लेकिन वो एटीएस की टीम के साथ जीप
कि पिछली सीट पर बैठा छोटू के बारे में सोच रहा था। उसका मासूम चेहरा किसी तस्वीर की तरह नजरों में टंगा हुआ था। बचपन में माँ बाप की मोहब्बतों से महरूमी ने वैसे तो तमाम भाई बहनों को मुतासिर किया था, लेकिन सबसे छोटा होने की वजह से यह महरूमी छोटू के हिस्से में कुछ ज़्यादा ही आई थी। शायद इसीलिए उसने कभी बचपन वाली शरारतें नहीं की। उसे पहली बार शदीद एहसास हो रहा था कि उसकी आमदनी इतनी कम थी कि अपने भाई बहनों को अच्छे लिबास और खिलौने नहीं दिला सका। खास तौर पर छोटू को, जो उनमें सबसे छोटा था, यह एहसास उसे अब इसलिए भी हो रहा था कि अब छोटू बहुत अच्छी तनख्वाह पा रहा था और पूरे घर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। वो अपनी 2 ब्याहता बहनों और उनके बच्चों के लिए त्यौहार के मौक़ों पर कपड़े, खिलौने और जूते बराबर भिजवाता था। वो जैसे ही पुलिस जीप में बैठा, सेल फोन फिर बज उठा। उसने चौंक कर पतलून की जेब में सेल फोन निकाल कर कान से लगाया। दूसरी जानिब बीवी थी। टीवी वाले बोल रहे हैं दूसरी जानिब उसकी बीवी थी। टीवी वाले बोल रहे हैं कि वो लावारिस सर आतंकवादी का हो सकता है। बीवी की आवाज़ में बेसब्री और खौफ की कपकपाहट थी। उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, तस्वीर में तो बहुत फर्क है। लाश का सर देखने पर पक्का हो जाएगा कि वो हमारा छोटू है या नहीं। अच्छा, मैं रखता हूँ, उसने दानिस्ता बुलंद आवाज़ में कहा और फोन मुनक़ता कर दिया। उसे खुद पर हैरत हुई कि वो इतने इत्मीनान के साथ झूठ कैसे बोल गया। वो नहीं चाहता था कि बीवी को ये बताकर सदमा पहुंचाए कि उस लावारिस सर की तस्वीर उसके भाई से बिल्कुल मुशाबा तो नहीं है, लेकिन उसकी खफीफ सी टेढ़ी नाक और ऊपरी होंठ वाला जख्म का वो निशान बिल्कुल वैसा ही है जैसा छोटू का है। दुनियावी रिश्ते फरेब है। जजे अस्पताल का मुर्दा घर इतना ही पुराना था जितना कि अस्पताल। खशखशी दाढ़ी वाले को साथ लेकर एटीएस की टीम काले चश्मे वाले इंस्पेक्टर के साथ मुर्दा घर की वहशत में मुब्तला करने वाली इमारत में दाखिल हुए। उनके पीछे अस्पताल के 2 मेहतर भी थे। एक ट्रॉली स्ट्रेचर को ढकेल रहे थे। तोफ़ुन इस कदर था कि सबने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिया था। एक कुशादा हाल में से जहाँ 3-4 लाशें पत्थर की मेज़ों पर अल्प नंगी पड़ी हुई थी, गुजर कर वो महबूस हवा से बोझल बर्फ खाने में पहुंचे। सीलन-ज़दा दीवारों वाले इस बड़े सर्द कमरे में डीप फ्रीजर के कैबिनेट बने हुए थे, जिनकी मुख्तलिफ दराजों में नुक्ता अंजुमात पर मुर्दों को महफूज रखा जाता था। मेहतर ने इंस्पेक्टर के इशारे पर एक कैबिनेट की दराज को घर्र की आवाज़ के साथ खींच लिया। खशखशी दाढ़ी वाले के सामने वही तस्वीर वाला सर था जिसकी मुंजमद आंखें उसी पर मरकूज थी। उसका दिल सीने में बहुत जोर से धड़का। खशखशी दाढ़ी वाला लाखों में अपने भाई को 7 पर्दों में भी पहचान सकता था। उसके सामने नेक तीनत और सादतमंद छोटे भाई का सर था, जिसे देखती वो सदमों से कांप उठा। उसके सामने ऐसे शख्स का सर था जिसने मासूम लोगों की जानें लेने के लिए अपनी भी जान कुर्बान कर दी। ओह, मैं अब तक आलाइशों से भरी इसी फानी दुनिया में पड़ा हुआ हूँ, दिमाग ने सोचा। लोग कहते हैं कि मौत एक अब्दी नींद है। हैरत है किसी ने इस तजुर्बे से गुजरे बगैर ये कह दिया, जबकि हकीकत यह है कि मौत के बाद नींद ही खत्म हो जाती है, बस एक इंतज़ार रहता है। तवील इंतज़ार अपनी निजात का। उसकी मुंजमद आंखों में मंजर पिघल कर कुछ वाज़ह हो गया। अगर उसके सर में दिल होता तो शायद बहुत ज़ोर से धड़कता। उसके भाई साहब सामने खड़े थे। उनका चेहरा किसी बुझे हुए कोयले की तरह नजर आ रहा था। वो बहुत गौर से देख रहे थे। उनका लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ा, फिर उन्होंने उसे पीछे खींच लिया। वो सर हिला रहे थे, सदमे में, गुस्से में, पशेमानी में या इनकार में। गौर से देखो, ये वही आवाज़ थी जो वो कई बार सुन चुका था। नहीं दारोगा साहब, ये मेरा भाई नहीं है। उनकी आवाज़ जैसे हलक में फंस कर निकली। आर यू श्योर? इंस्पेक्टर की आवाज़ थी। जी। बहुत कतईयत के साथ भाई साहब ने कहा था और एकदम से घूम कर दरवाजे की तरफ चल पड़े थे। उनकी गर्दन और कंधे झुके हुए थे, जैसे हल्का जुआ रखने पर बैल की गर्दन झुक जाया करती। वो फिर बदबू भरे अंधेरे में था। उसने जिंदगी के किसी लम्हे में तस्वुर नहीं किया था कि बाप की तरह मोहब्बत करने वाले भाई साहब उसे इस तरह पहचानने से इनकार कर देंगे। उसे अंधेरे में एक जुमले की गूंज सुनाई दी। दुनियावी रिश्ते फरेब हैं। अजीज और कारिब जिंदगी में मोहब्बत का दम भरते हैं और मौत के बाद फरामोश कर देते हैं। कोई किसी के लिए जीता है, न किसी के लिए मरता है। उसे लगा कि अब तक सचमुच रिश्तों के फरेब में मुब्तला था। शुक्र है कि वो अब इस फरेब से न सिर्फ निकल आया बल्कि इसे खत्म होता हुआ भी देख रहा है। उसने सोचा कि काश बहुत पहले इस फरेब से निकल आता और अपने अजीम मकसद के लिए इस जिंदगी को वक्फ कर देता। काश जिंदगी का इरफान अता करने वाला। पता नहीं चंद मिनटों, चंद घंटों या चंद सालों बाद अंधेरे में फिर उजाले की खिड़की खुल गई। इस बार
गंदी दीवारों में से उभर कर कई लोग सामने आकर खड़े हो गए। उसकी नजर पहले वर्दी पोश पर पड़ी। इनमें वही काले चश्मे वाला ऑफिसर आगे खड़ा था। दूसरे तमाम वर्दी पोश अदब से पीछे खड़े थे। फिर उनके दरमियान सरतापा सफेद लिबास में मलबूस है घेवला सामने आया। उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। रोशनी से मानूस हो जाने पर आंखों ने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। सामने उसका मिसाली मर्द कामिल खड़ा था। सामने उसका मिसाली मर्द कामिल खड़ा था। जबरी दाढ़ी है, उलझी हुई सी थी। उसके चेहरे पर खौफ और हरासानी थी। मुसलसल जागते रहने की गहरी थकन ख्वाबनाक आंखों से मुतरशा थी। देखो, पहचानो, बताओ, पहचानते हो इसे? ऐनक वाले अफसर ने सख्त तहक्कुमाना लहजे में पूछा। क्यों नहीं पहचानेंगे मुझे? वो दुनियादारों की तरह थोड़ी मौत से डरते हैं। वो तो गाजी हैं जो अपनी कौम के लिए जान देने और जान लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मेरा उनका खून का वो रिश्ता नहीं जो किसी मादी जरूरत और लालच में तोड़ दिया जाए, जैसा कि भाई साहब ने किया। हमारा रिश्ता तो पुख्ता अकीदे, बेलचक नजरिए और अजीम मकसद के साथ मुंसलिक है। वो उसके बहुत करीब आकर कमर से झुक गए। उनकी जबरी दाढ़ी उसे अपनी आंखों में घुसती महसूस हुई। उसे लगा कि वो उसकी पेशानी को चूमने जा रहे हैं। उसने सोचा कि काश मैं जिंदगी का इरफान अता करने वाले इस शख्स से कह सकता, आपकी इनायत से मैंने अपनी जिंदगी का अजीम मकसद हासिल कर लिया है। उन्होंने सीधा होते हुए बाजू को उठाकर पेशानी का पसीना पोंछा, मुस्कुराकर सर हिलाया। नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। उनकी आवाज में हल्का सा लर्जा था। शायद उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। हाँ, मेरा चेहरा जो बिगड़ गया है, वो मुझे पहचानते तो जरूर फख्र से कहते कि हाँ, यही है वो नौजवान जिसने जिल्लत की जिंदगी पर शहादत को तरजीह दी है। यह है वो जिसने पूरी दुनिया को अपनी कौम का कुंबा तस्वुर किया, अजीम मकसद के लिए कुर्बान हो गया। उनका जुमला अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। जियो तो गाजी की तरह, मरो तो शहीद की तरह। झूठ मत बोलो, तुम जानते हो इसको। इंस्पेक्टर चौहान का लहजा काफी तुरस्त था। ये सुसाइड बॉम्बर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था? नहीं, यह हम में से नहीं है। हमारे यहाँ मासूमों का कत्ल गुनाह अजीम है और खुदकुशी हराम है। उन्होंने उसकी मुर्दा आंखों की तरफ खार से देखते हुए वाह 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 वाह। उसके दिमाग में बहुत जोर का धमाका हुआ और उसके भेजे के चीथड़े उड़ गए और कानों में गूंजने वाली सीटियां बजने लगी और आंखों में अंधेरा किसी सियाह पर्दे की तरह गिर पड़ा और फिर सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। आखिरी दीदार के बाद नीम अंधेरे बर्फ खाने में वो सभी डीप फ्रीजर की दराज के सामने अपने मुंह पर रुमाल रखे खड़े थे। इंस्पेक्टर चौहान ने हमेशा की तरह काला चश्मा पहन रखा था। काले कलूटे बाबू का जबड़ा आज कुछ बेचैनी से ज्यादा ही हिल रहा था। मुर्दा घर का अटेंडेंट और क्लर्क हाथों में फाइल और कुछ काम लिए खड़े थे। उनके पीछे मैली साड़ी में डरी सहमी औरत मुंह पर पल्लू रखे खड़ी थी। अनजाने खौफ से उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। उसने शायद कई दिनों से बालों में तेल और कंघा नहीं किया था, लेकिन उसके माथे की गोल बिंदी बिल्कुल तरोताजा थी। अलबत्ता आज उसकी मांग सूनी थी। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज मुतवातिर आ रही थी। मेहतर ने पूरी कुव्वत से फ्रीजर की दराज को खींचा। सामने वही लावारिस सर बेनूर आंखों से उन्हें घूर रहा था। काला बाबू ने अपनी जेब में से प्लास्टिक की बड़ी सी पुड़िया निकालकर औरत की तरफ बढ़ाकर आंखों से इशारा किया। औरत ने पुड़िया में से अबीर गुलाल को कांपती मुट्ठी में लेकर मुर्दा सर के माथे पर पोत दिया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसे प्रणाम किया। फिर वो पता नहीं किस एहसास के तहत फूट फूट कर रो पड़ी। काला बाबू ने अपनी बगल में दबा हुआ एक कोरा सफेद कपड़ा अस्पताल के मेहतर की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ को बढ़ाकर सर को उठाया और एक पॉलीथीन में रखकर उसे सफेद कपड़े में खूब अच्छी तरह से लपेट दिया। मेहतर ने सफेद कपड़े के उस गोले को इतने ही एहतराम से रखा जैसे कि किसी लाश को उसके मुताल्लिकीन के सामने रखा जाता है, और वो स्ट्रेचर को धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। सफेद कपड़े में लिपटा सर किसी गेंद की तरह स्ट्रेचर पर हिल रहा था। मुर्दा घर के बर्फ खाने से बाहर आते ही औरत ने जल्दी से अपने रोते हुए बच्चे को कांस्टेबल की गोद में से लेकर सीने से लगा दिया। काला बाबू ने अपनी जेब में 100 और 50 के नोट निकाल कर वहाँ मौजूद अस्पताल और मुर्दा घर के मुलाजमीन को बख्शिश दी। मुर्दा घर की इमारत से बाहर निकलकर वो सब उस टैक्सी की तरफ बढ़े जिसे काला बाबू ने पहले ही से वेटिंग में इंगेज कर रखा था। औरत और काला बाबू टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गए। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ सर औरत ने अपनी गोद में ऐसे रख रखा था जैसे वो एक बेजान सर ना हो, कोई जिंदा बम। क्रियाक्रम में बिल्कुल देर मत करना। सफेद मोटे कपड़े और पॉलीथीन में होने के बावजूद उसने सुना। सफेद कपड़े मोटे कपड़े और पॉलीथीन में होने के बावजूद उसने सुना
कि इंस्पेक्टर किसी को तंबी कर रहा था। काला बाबू ध्यान रहे, ये अब तेजी से सड़ने लगेगा। खुदा की कसम साहब, इतनी बदबू के बर्दाश्त से बाहर है। हम इधर से सीधा दादर इलेक्ट्रिक शमशान घाट जाएंगे। शमशान? वो एहतिजाज में पूरी कुव्वत से चीखा, लेकिन धमाके के बाद वो खुद भी तो कुव्वत गोयाई से महरूम हो चुका था। वो अपनी बेआवाज चीख में ऐसा एहतिजाज कर रहा था जो फजा में तैरती हिस्सास लासिलकी लहरों पर हल्का सा एहतियाज भी पैदा करने से कासिर थी। टैक्सी चलने से पहले औरत ने इंस्पेक्टर चौहान की तरफ देखकर ममनूनियत से हाथ जोड़ दिए। उसकी बगल में बैठे काला बाबू की बाँछें खिली हुई थी, उसके गंदे कत्थई दांतों में दबी सिगरेट सुलग रही थी। इंस्पेक्टर को अचानक कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से ड्राइवर को रुकने का हुक्म दिया। औरत से कहा, रुको, जरा कपड़ा हटाकर इसका चेहरा तो दिखा दो। औरत ने मुंह और नाक पर पल्लू रखकर सफेद कपड़ा हटाकर पॉलीथीन में रखे सर को दोनों हाथों में उठाकर इंस्पेक्टर चौहान की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपना काला चश्मा उतारा, मुंह पर रुमाल रखकर टैक्सी की खिड़की में सर डालकर उस बदबू फैलाते बदहैयत मुर्दा सर को गौर से देखा और बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि गर्म मोम की तरह पिघलते मुर्दा सर की आंखें मिची हुई थी और दोनों होंठ आपस में सख्ती से ऐसे भिजे हुए थे जैसे वो किसी नाकाबिले बर्दाश्त कर को अपने जबड़ों में दबाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आपको ये हमारी पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप हमें ये भी बताइए कि आप किसके अफसाने सुनना चाहते हैं, किसके अफसाने आप पढ़ना पसंद करते हैं। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।